आरुषि अपनी सास गायत्री, ससुर पंचम, पति माधव और बेटे पिंकू के साथ रहती है। लेकिन उसे अपने घर पर रहने वाली नौकरानी धन्नो से काफी जलन होती है, क्योंकि उसकी सास गायत्री धन्नो को घर के बाकी लोगों से भी ज्यादा महत्व देती है। चलिए माँ जी, अब घर की चाबी का छल्ला मुझे दे दीजिए। कब तक वो धन्नो के पास रहेगा? अब घर की बहू तो मैं हूँ ना, तो बाकी जिम्मेदारियां भी मैं ही संभालूंगी ना। अरे अक्कल मुई, तू ये जो सपना देख रही है ना, वो कभी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे इस घर में किसी पर भरोसा नहीं है जितना कि इस धन्नो पर है। इसीलिए चाबी का छल्ला तो सिर्फ और सिर्फ धन्नो के पास ही रहेगा, समझी तुम? माँ जी, आपने इस धन्नो को ऐसी जगह क्यों दे रखी है जैसे कि ये घर की मालकिन हो? अरे चुप कर नालायक लड़की, बड़ी आई बहू बनने वाली। अरे बहू होती तो बहू वाले काम भी करती। ससुराल को तो तूने अपना दूसरा मायका ही बना कर रखा है। दिन रात बस टाइम पास और आराम करती रहती है। सास की ये बातें सुनकर आरुषि को बहुत गुस्सा आता है। यार माधव, तुम्हारी माँ कितनी खड़ूस है। अरे उन्हें तो अपनी बहू की कोई कदर नहीं है, यहाँ तक कि अपने पोते की भी कोई कदर नहीं है। लेकिन उस दो कौड़ी की नौकरानी को देखो, उसे तो माँ जी ने अपने सर पर चढ़ा रखा है। अब क्या कर सकते हैं आरुषि, माँ इस घर की मुखिया है, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। हाँ, तुम्हें तो बस यही कहने को आता है। बचपन से लेकर आज तक बस अपनी माँ के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा ऐसा हाल है। फिर एक दिन गायत्री कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाने वाली होती है। कान खोलकर सुन ले सबके सब, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रही हूँ, लेकिन मेरा दाया हाथ यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ, और तुम सबको वैसे ही रहना होगा जैसे धन्नो कहेगी। उसकी हर एक बात माननी पड़ेगी, समझे तुम सब? लो कर लो बात, बस यही दिन देखना बाकी था। एक नौकरानी अब मालकिन बनकर हम पर हुक्म चलाएगी। हे भगवान, क्या दिन आ गए मेरे। अरे ओ चिमकांडी, ये लोमड़ी की तरह बीच बीच में क्यों अपना सड़ा हुआ मुंह खोलती है तू? ये बोरिंग डायलॉग मारना बंद कर। ये कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि इस घर की सदस्य है। और दूसरी बात, इस घर को जिस तरह ये संभाल सकती है उस तरह कोई नहीं संभाल सकता, इसीलिए तुम सबको इसकी बात सुननी ही पड़ेगी। धन्यवाद मालकिन साहिबा। गायत्री की बातें सुनकर सबके मुंह फूल जाते हैं, और गायत्री के गांव जाने के बाद अब एक किस्म से धन्नो ही घर की मालकिन बन जाती है। अगली सुबह जब घर के सभी लोग देर तक सो रहे होते हैं, तभी धन्नो पंचम और माधव को जाकर उठाने लगती है। चलिए चलिए, जल्दी उठ जाइए। मालकिन साहिबा नहीं है तो आप लोग अपना राज नहीं चला सकते। नहीं, सोने दो हमें धन्नो, हमारा धंधा संभालने के लिए लोग हैं दुकान पर, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ धन्नो, सोने दो। बड़ी मुश्किल से वो हिटलर अपने गांव गई है, इसीलिए हमें आज राहत मिली है। अब तुम यहाँ पर आकर हमारे सुख चैन को बर्बाद मत करो धन्नो, और जाओ यहाँ से। नहीं, आप लोग अगर जल्दी नहीं उठेंगे तो मैं आपके मुंह पर पानी मारूंगी। तभी वहां पर आरुषि आती है और वो कहती है, अरे धन्नो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और तुम होती कौन हो मेरे पति को उठाने वाली? नौकरानी हो इस घर की, अपनी हैसियत में रहो। आरुषि दीदी, मैं अपनी हैसियत में रहकर ही अपना काम कर रही हूँ। आप इन दोनों को और पिंकू बाबा को जल्दी से उठा दो, वरना मैं अभी मालकिन साहिबा को फोन लगाकर खबर पहुंचा दूंगी। धन्नो की ये बात सुनकर पंचम और माधव फौरन उठ जाते हैं। अरे नहीं मेरी माँ, उसे कुछ भी मत बोलना, वरना वो हिटलर वहां से बम फोड़ेगी और वो यहाँ पर आकर फटेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जल्दी उठो और तैयार होकर काम पर जाओ, क्योंकि लोगों का क्या भरोसा है। आप दोनों का वहां पर होना ज्यादा जरूरी है। फिर एक दिन, अरे आरुषि दीदी, तुम ये पिंकू बाबा को चॉकलेट क्यों दे रही हो?
इसे ये चॉकलेट वॉकलेट देने के लिए डॉक्टर साहब ने मना किया है ना। तुम तो चुप ही रहो धन्नो। मेरा बेटा क्या खाएगा और क्या नहीं, ये तय करने वाली तुम होती कौन हो? एक तो वो इसकी निर्दयी दादी है जो इस बेचारे को इसकी पसंद का कुछ भी खाने नहीं देती, और उसके जाने के बाद अब तुम आ गई हो। लेकिन आरुषि दीदी, मैं तो बस वो। खबरदार अगर मुझ पर या मेरे बेटे पर हुक्म चलाया तो बड़ी आई मालकिन बनने वाली। जाकर आईने में पहले अपनी शक्ल देख। धन्नो आरुषि की बातें चुपचाप सुन लेती है और बदले में उसे कुछ भी नहीं बोलती। फिर एक रोज जब धन्नो सबके लिए खाना पका रही होती है, तभी वहां पर आरुषि भी आती है। आरुषि दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। आप यहीं पर खड़े रहो और मुझे खाना बनाते हुए देखो, ताकि आप भी कुछ सीख सको। मालकिन साहिबा आपको हमेशा ताने कसती रहती है ना, इसीलिए। ओ हेलो, तुम होती कौन हो मुझे ये सब बताने वाली? अगर ये सारे काम मुझे ही करने होते तो तुम्हें हम यहाँ पर क्यों लाते? ढोल मजीरे बजाने के लिए? इडियट कहीं की। फिर एक दिन रात में आप सब अपने अपने कमरे में खाना नहीं खाएंगे। मैं सबका खाना डाइनिंग टेबल पर ही लगाऊंगी। आप सबको वहीं पर आकर खाना होगा। धन्नो, बस बहुत हुआ तुम्हारा। और नहीं तो क्या। अरे जब देखो तब मालकिन की तरह हुकुम करती रहती है। अरे तुम तो उस हिटलर गायत्री से भी बड़ी वाली हिटलर निकली। लेकिन मैं जो भी कहती हूँ आप सबकी भलाई के लिए ही तो कहती हूँ, ठीक उसी तरह जैसे मालकिन साहिबा कहती है। आज भी उन्होंने मुझे फोन पर पूछा कि घर में सब कुछ ठीक है या नहीं। मुझे उन्होंने आप सबको उनके हिसाब से रहने की जिम्मेदारी दी है, और अगर मैंने ये सब नहीं किया तो आप सब लोग कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाओगे। अरे बस कर तेरा ये भाषण। और हाँ, हुकुम उन पर चलाया जाता है जो अपने होते हैं। हम तुम्हारे परिवार वाले नहीं है जो तुम्हारी हर बात सुनकर लेंगे। अरे मैं भी किससे बात कर रही हूँ? तुम्हें तो ये बात समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि तुम तो अनाथ हो ना। तुम्हारे पास तो कोई परिवार ही नहीं है। आई बड़ी हमें बताने वाली। तुमने बिल्कुल सही कहा आरुषि बहू। अरे ये तो हमें अपना ही परिवार समझ रही है, कहीं और पर जाकर अपनी ये मालकिनगिरी चला। हमारे सामने ये सब नौटंकी नहीं चलेगी। और नहीं तो क्या, जब देखो तब हुक्म झाड़ती रहती है। आरुषि का यह परिवार वाला ताना सुनकर धन्नो को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। आरुषि दीदी, आपने मुझे मेरे परिवार के ऊपर ताना मारकर मेरा दिल दुखाया है। आप लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूं ना। ठीक है, नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर। आज के बाद आपको मेरी आवाज कभी सुनने को नहीं मिलेगी। नहीं करूंगी मैं यहाँ पर कोई भी काम। जा रही हूँ मैं अपने गांव, वही जहाँ पर मैं अकेली रहती थी। हाँ तो जाओ ना, तुम्हारे जाने से हम सब मर नहीं जाएंगे। निकलो यहाँ से। फिर धन्नो अपना सारा सामान पैक करके वहां से चली जाती है और उसके बाद में अब घर वालों को उसके बिना काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आरुषि को कोई खाना बनाना नहीं आता, जिस वजह से वो बाहर से खाना ऑर्डर करती है और खाने का ढेर सारा बिल आता है। ओह नो, इतना सारा बिल! 2 दिन में तो हमारा ये हाल है। काश मैंने धन्नो की बात सुन ली होती और थोड़ा खाना बनाना सीख लेती। मम्मा, मेरे दांत टूट गया। अरे बाप रे! और खिलाओ इसे चॉकलेट्स। अरे एक बार अगर तुम उस धन्नो की बात सुन लेती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो किसी की भी बात नहीं सुननी। माधव बेटा, कल और आज हम दोनों आराम से सोए थे और इसीलिए दुकान में काफी सारा नुकसान हो गया है। हमारे आदमी लोग ठीक से दुकान नहीं चला पा रहे। जब घर में धन्नो थी तब हम दोनों टाइम पर दुकान जाया करते थे, लेकिन उसके चले जाने के बाद सब कुछ बिगड़ चुका है। उसके साथ हमने सही नहीं किया। अब मुझे सब समझ आ रहा है कि वो हम पर मालकिन बनकर हुक्म नहीं चला रही थी,
बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह हमें एक सही दिशा दिखा रही थी। वो तो हमारी भलाई ही चाह रही थी। हमने उसके परिवार के ऊपर ताना मारकर अच्छा नहीं किया। उसके मन को काफी ठेस पहुंची होगी। हाँ माधव बेटा, हमें जाकर उससे माफी मांगनी होगी। आरुषि बहू, हमने उसके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। वो इस घर की ही सदस्य है, कोई पराई नहीं है। हाँ पापा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर तीनों धन्नो के गांव चले जाते हैं और उसके सामने शर्मिंदा होकर खड़े रहते हैं। हमें माफ कर दो धन्नो, मैं सब कुछ भूल चुकी थी कि किस तरह तुमने हमारा हर घड़ी में साथ दिया है, फिर चाहे सुख हो या दुख हो। कोई परिवार का सदस्य भी इतनी परवाह और प्यार नहीं करता जितने तुमने हमारी की है धन्नो। तुम तो वाकई में इस घर की सदस्य हो। आज हमें समझ आया कि माँ तुम्हें इतना क्यों मानती है धन्नो। सच में मुझे अपना भाई समझकर माफ कर दो और प्लीज घर चलो। वो घर तुम्हारे बगैर सुना है धन्नो, तुम्हारे होने से ही वहां पर रौनक होती है। हाँ धन्नो, और हम तीनों तुमसे वादा करते हैं कि जैसे माँ जी और तुम चाहती हो, हम तीनों बिल्कुल वैसे रहेंगे। बस हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो धन्नो। धन्नो सबका ये रूप देखकर भावुक हो जाती है और वो उन्हें माफ कर देती है और वापस अपने घर लौट आती है। अब घर में सभी अच्छे से रहने लगते हैं और जब गायत्री गांव से वापस आती है तभी वो अपने घर में आए इस बदलाव को देखकर हैरान रह जाती है। अरे वाह, मेरे घर में इतना बदलाव! मेरी बहू खाना बना रही है, माधव पूजा कर रहा है और पंचम जी सेहतमंद फल खा रहे हैं। और ये पिंकू, ये कब से इतना पढ़ाकू हो गया? ये सब क्या हो गया धन्नो? तूने मेरे घर को तो मंदिर ही बना दिया। ये पक्का मेरा ही घर है ना, या मैं किसी गलत पते पर आ गई हूँ? हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही पते पर हो। ये आपका ही घर है और इस सब का श्रेय धन्नो को जाना चाहिए। अगर वो नहीं होती तो हम सब इतना बदल ही नहीं पाते। और उस दिन के बाद से सभी लोग धन्नो के साथ प्यार से रहने लगते हैं। चमड़ीलाल और चांदनी की शादी को 35 साल पूरे हो जाते हैं और इसी फैंटास्टिक मौके पर चमड़ीलाल अपनी बीवी के लिए फूलों का गुलदस्ता और मूवी की 2 टिकट्स लाता है। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। बीवी साहिबा, आज हमारी शादी को 35 साल पूरे हो गए हैं। दिन कैसे कटे पता ही नहीं चला। हैप्पी एनिवर्सरी जाने मन। हाँ हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी। चांदनी, आज हम दोनों साथ में सिनेमा घर में पिक्चर देखने जाएंगे। ये देखो, मैंने टिकट्स भी लाई है और थिएटर के बाद घर आकर हम दोनों वो सब कुछ करेंगे जो अंग्रेजी पिक्चरों में दिखाते हैं। अरे ओ बुड्ढे, सटिया गए हो क्या? बच्चे की शादी हो गई है, लेकिन अपने अंदर की जवानी की आग अभी तक जल रही है। मैं कहीं नहीं आने वाली और कहीं कुछ करने भी नहीं वाली। लेकिन चांदनी जानू, एक पति अपनी पत्नी के साथ नहीं करेगा तो क्या पड़ोसन के साथ करेगा? वो मैं नहीं जानती। जरा शर्म करो और चुपचाप घर बैठो। अपनी थरकबाजी पर जरा विराम चिन्ह लगाओ। जब देखो तब रोमांस रोमांस रोमांस, ठरकी बुढ़ा कहीं का। चमड़ीलाल की जिस्म की आग बुझते बुझते रह जाती है। चांदनी उसे किसी भी तरह का सुख नहीं देती थी। ना वो उसके साथ कहीं घूमने जाती, ना वो उसके साथ रोमांस करती। एक दिन जब चमड़ीलाल अखबार पढ़ रहा होता है तभी वो कुछ ऐसा पढ़ता है जिससे पढ़कर उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। क्या आप अकेला महसूस कर रहे हो? क्या आपके जीवन से भी प्यार का वो नमकीन स्वाद फीका पड़ चुका है? क्या आपको भी किसी अपने की ज़रूरत है जिससे आप अपने जज्बात बांट सकते हो? तो मिटाइए अपने अकेलेपन को और डायल करिए ये नंबर। अरे वाह! चमड़ीलाल उस फ़ोन नंबर को डायल करने ही जाता है, लेकिन तभी नहीं, ये सब सही नहीं लग रहा।
क्या करूँ? बहुत सोचने पर 3 से 4 दिनों के बाद चमड़ीलाल फाइनली उस नंबर पर कॉल करता है। तभी उसकी बात ड्रीम गर्ल पिंकी से होती है। हेलो, मैं पिंकी बोल रही हूँ। कैसी लगी मेरी आवाज़? मेरे हॉट हैंडसम इमरान हाशमी। चमड़ीलाल अपनी आवाज़ को थोड़ा सा बदलकर बात करता है। एकदम पलंग तोड़, मेरा मतलब खिड़की तोड़ आवाज़ है आपकी। बदन के हर कोने कोने में करंट फैल गया है पिंकी जी। ओ, बहुत ही नॉटी मिजाज के हैं फिर तो आप। अब आप जैसी अप्सरा हम जैसे नाचिस से बात करेगी तो नॉटी तो हो ही जाएंगे ना पिंकी जी। वेरी फनी। अच्छा, आपका नाम क्या है मेरे इमरान हाशमी? मेरे चाचा विलियम शेक्सपियर कह के गए हैं कि व्हाट्स इन नेम, नाम में कुछ नहीं रखा है, इसीलिए मुझे आप अपना इमरान हाशमी ही बुलाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब इसी तरह से चमड़ीलाल कभी रात में तो कभी दिन में जैसे मौका मिले तब वो पिंकी से बात करता है। वो हर एक कॉल के पैसे देता है और बात करके अपना अकेलापन दूर करता है। एक रोज पिंकी दिन भर चमड़ीलाल का फोन नहीं उठाती, लेकिन वो उसका फोन रात में उठा लेती है। तभी चमड़ीलाल चुपके से घर के आंगन में बैठकर उससे बात करने लगता है। हेलो पिंकी जी, क्या कर रही हो आप? बेडरूम में काम कर रही हूँ माय डियर इमरान हाशमी। अरे पिंकी जी, कब तक अकेली ही काम करती रहोगी? कभी हमें भी बुलाइए, साथ मिलकर काम करेंगे, एकदम मन और ध्यान लगाकर। वेरी फनी। पिंकी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा महसूस होता है। आपकी आवाज़ सुनकर कानों को बहुत सुकून मिलता है। अरे मेरे इमरान हाशमी, मैं तो हुई आपकी रातें रंगीन बनाने के लिए। तभी अचानक से वहाँ पर चमड़ीलाल का बेटा रोहन आ जाता है और चमड़ीलाल तुरंत फ़ोन कट कर देता है और वो बहुत घबरा जाता है। रोहन बेटा, तू यहाँ? तू यूँ भूतों की तरह आंगन में क्यों भटक रहा है? वैसे तूने कुछ सुना तो नहीं ना? क्यों पापा, आप क्या अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे? नहीं तो, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? फिर किससे बात कर रहे थे पापा? बेटा, वो मेरा बचपन का दोस्त है, अमेरिका से बात कर रहा था, वहाँ दिन हो रहा है अभी, इसीलिए। अच्छा, ठीक है। मैं वो पानी पीने उठा था, आपकी आवाज़ सुनी, इसीलिए उठकर चेक करने आया कि अब तक आप सोए क्यों नहीं। और हाँ, आप आवाज़ बदल कर क्यों बात कर रहे थे? वो थोड़ा दोस्त को जलाने के लिए जवान आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था बेटा। लेकिन तू मेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति क्यों खेल रहा है? चल अभी सोने जा तू भी। चमड़ीलाल जैसे तैसे बच जाता है। पिंकी जी, आपकी आवाज़ इतनी सॉलिड और अंगार है, आप प्लीज़ मेरे लिए एक गाना गाइए ना। बस इतनी सी फरमाइश? ठीक है। मेरे मजनू मेरे यार, ये लैला है तैयार हो, जल्दी से लेके आ जा एक डायमंड की रिंग, तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजदा रिंग रिंग रारा रिंग, ओ मेरे दिल का टेलीफोन है बजदा रिंग रिंग रारा रिंग। वाह वाह वाह, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए पिंकी जी। टेंशन मत लो मेरे इमरान हाशमी, मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस भेज दूंगी। क्या? अरे मैं मजाक कर रही हूँ मेरी जान। क्या आप भी तुरंत सेंटी हो जाते हैं। चांदनी की बहू कीर्ति भी जॉब करती है, उसकी कभी डे शिफ्ट होती है तो कभी नाइट शिफ्ट होती है। एक रात चांदनी अपने मायके गई होती है और उस रात अकेले होने पर चमड़ीलाल मौके पे चौका मारता है और वो पिंकी को फोन लगाता है। हेलो हॉटी। हेलो पिंकी जी, क्या कर रही हो आप? नहा रही थी मेरे इमरान हाशमी। ओहो, तो शायद मैंने गलत टाइम पर फ़ोन किया है। बिल्कुल नहीं, अपने रांझे के लिए ये हिट
हर वक्त फ्री रहती है। और कैसे कटी आपकी पिछली रात? पूछिए मत पिंकी जी, आपकी याद में बिस्तर पर तड़प रहा था मैं। चमड़ीलाल और पिंकी की बातें चल ही रही होती हैं। दूसरी तरफ चांदनी अगले दिन सुबह आने की जगह उसी रात आ जाती है और वो एक खिड़की से अपने पति को फोन से बात करते हुए देखती है और दूसरी खिड़की से उसके सवालों का जवाब देती हुई अपनी बहू को बात करते हुए देखती है। पिंकी और कोई नहीं, चांदनी की बहू कीर्ति ही होती है। अब चांदनी के सामने दोनों का राज खुल जाता है। उन दोनों की बातें सुनकर चांदनी बहुत गुस्सा होती है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। चांदनी की आवाज सुनकर सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बुढ़े ससुर से इस तरह बात करते हुए? और आपको शर्म नहीं आई क्या मुझे छोड़कर किसी और डायन से इस तरह बात करते हुए? मैं नहीं जानता था चांदनी कि कीर्ति बहू ही पिंकी है। और मैं भी पापा जी की आवाज पहचान नहीं पाई माँ जी। आई एम रियली सॉरी माँ जी। तुम्हारा सॉरी गया तेल लेने, आज तुम्हारी खैर नहीं। तुम हमसे छुपकर ये सारे काम करती हो। रोहन बेटा, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। वो जो भी काम करे घर में पैसा तो ला रही है ना। गलती तो तेरे इस ठरकी बाप की है, जिसका ठरकीपन आज तो मैं मिटा कर ही रहूंगी। फिर चांदनी चमड़ीलाल की बहुत कुटाई करती है। साला मेरी क्या गलती थी, खुद तो कुछ करती नहीं है और दूसरी जगह मुंह मारने गया तो वहां पे भी ग्रहण लगा दिया। अब ना तो मैं घर का रहा ना घाट का, धोबी का कुत्ता बन के रह गया हूं मैं तो। सोनाली की शादी को एक हफ्ता ही हुआ होता है। एक रोज वो सुबह का काम निपटा कर बाहर खरीदारी करने का प्लान बनाती है। तभी, माँ जी मुझे कुछ पैसे दीजिए, अभी मैं घर के और मेरे सामान की खरीदारी करने जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं सोनिया बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुझे भी जो चाहिए वो तू मुझे बता दे। इस घर में क्या आता है और क्या जाता है उसका फैसला मैं लेती हूँ, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां मेरे हाथों में है। इसीलिए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। लेकिन माँ जी। कहो बहू, क्या चाहिए तुम्हें? अपनी सास के इस बर्ताव के कारण सोनाली को प्रॉब्लम होने लगती है। फिर वो अपने पति रूपम से जाकर कहती है, रूपम तुम्हारी माँ ऐसी क्यों है? अरे माना कि वो इस घर की बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर की सारी जिम्मेदारी वो अपने सर पर ले ले। इस घर में तो वो सिर्फ अपनी ही चलाती है। क्या लाना है से लेकर क्या बनेगा, A to Z हर एक चीज का फैसला वो ही लेती है। सोनाली, घर की जिम्मेदारी पहले से माँ ही संभालती है। पापा बस उनके हाथ में पैसे थमाते हैं, फिर माँ ही सारा घर चलाती है। अब वो कैसे घर चलाती है ये तो उन्हें ही पता, लेकिन उनके जैसा घर कोई चला ही नहीं सकता। मौका मिले तो मैं भी घर चला सकती हूँ, लेकिन यहाँ तो मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अब बस बहुत हुआ। कल मैं पापा जी के सामने कुछ कहने वाली हूँ, तभी कुछ हल निकलेगा। सोनाली को सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर खुद को पुढ़ारपन करना होता है। फिर अगली सुबह वो अपने ससुर के सामने सास से कहती है, माँ जी पापा जी, मैं चाहती हूँ कि घर की सारी जिम्मेदारियां, अर्थव्यवस्था और रोज की होने वाली चीजों का कारोबार मेरे हाथों में आए, क्योंकि माँ जी अब बूढ़ी हो चुकी है और उन्हें इस पदवी से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सोनाली बहू, तुमसे ये सब नहीं संभल पाएगा, और जो नहीं हो पाएगा उसे क्यों करना चाहती हो तुम? अरे जब आप मौका ही नहीं दोगी तो आपको पता कैसे चलेगा माँ जी? चलिए, घर की जिम्मेदारियां किसे मिलेगी इसका हम चुनाव करते हैं। तो कहिए पापा जी और रूपम, आप किसे वोट देना चाहेंगे? ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हो जाए चुनाव। मुझे इस चुनाव से कोई ऐतराज नहीं। कावेरी जी, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। बहू सही कह रही है,
आपको अपनी जिम्मेदारियां बहू को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र हो चली है। इस उम्र में क्यों इतना टेंशन पालना? टेंशन की कोई बात नहीं है रूपम के पापा, और मैं जानती हूँ कि मेरी उम्र हो चली है, लेकिन मुझे घर के काम काज संभालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं आपकी बात को नहीं काटूंगी। और इस तरह बिना चुनाव लड़े ही सोनाली के हाथों में घर की सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, जो उसे हमेशा से ही चाहिए होता है। ये लो सोनाली बहू, ये 15,000 रुपए रखो, क्योंकि कल से 1 तारीख है और अगले महीने की 30 तारीख तक तुम्हें इन 15,000 रुपए में ही घर चलाना है। चला पाओगी ना? क्यों नहीं, बिल्कुल माँ जी, मैं 15,000 में घर चला लूंगी। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि इनमें से कुछ पैसे बचा भी लूंगी। देखना आप। ठीक है बहू, फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। विजयी भव, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑल द बेस्ट। थैंक यू माँ जी। अब सोनाली के हाथों में पूरे घर का तामझाम आ जाता है और वो अब अपने हिसाब से घर चलाने लगती है। एक दिन वो ऑनलाइन सब्जियां मंगवाती है। तभी उन सब्जियों को देखकर सास और ससुर कहते हैं, अरे बहू, ये सब्जियां लेकर कौन आदमी आया था? हमने तो कोई नौकर नहीं रखा है। पापा जी, ये सब्जियां मैंने ही मंगवाई थी। अरे ऑनलाइन ऑर्डर देने पर सब्जियां 2 मिनट में घर पर आ जाती है। अरे वाह बहू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। देखा कावेरी जी, जहां पर आप अपने घुटने दुखाकर रोज सुबह चल चल कर सब्जी खरीदने मार्केट जाया करती थी, वही दूसरी तरफ आपकी बहू ने 2 मिनट में ही काम आसान कर दिया। सीखो अपनी बहू से कुछ। जी जी, बहुत बढ़िया बहू, बहुत ही बढ़िया। कावेरी सोनाली की तारीफ ही करती है। फिर एक दिन सोनाली अपने सास ससुर की दवाइयां खरीदने मेडिकल स्टोर चली जाती है। कितने हुए भैया? पूरे 3,000 रुपए। ठीक है, ये लीजिए। अब जब सोनाली बचे हुए पैसों की गिनती करती है, तब वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है। थोड़े ज्यादा ही पैसे खर्च हो गए, अब आगे से ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं सोनाली, तू ये कर सकती है, डोंट वरी। घर में सुबह सुबह दूध वाला आता है, जिससे दूध लेने के लिए सोनाली को रोज सुबह उठना पड़ता है। हो, क्या भैया जी, सुबह 6 की जगह पर 9 बजे नहीं आ सकते क्या आप? इतनी जल्दी दूध कौन देता है भला? नहीं भाभी, हमारा यही समय है इस गली से जाने का। ठीक है, मैं तो पतीला भी नहीं रख सकती बाहर, वरना बिल्ली सारा दूध पी जाएगी। एक काम कीजिए, आप कल से आना बंद कर दीजिए। मैं आपका अब तक का सारा हिसाब चुकता कर दूंगी, लेकिन प्लीज कल से दूध देने मत आना। कौन उठेगा रोज इतनी सुबह सुबह? माँ जी में ही वो ताकत है, लेकिन मैं नहीं कर सकती बाबा। सोनाली को अब जल्दी उठना ना पड़े, इसीलिए दूध वाले की दूध की जगह बाहर से पैकेट वाला दूध खरीदने लगती है। एक रोज काम वाली बन्नो सोनाली के पास आकर कहती है, दीदी, मुझे इस महीने 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल सकते हैं क्या? मेरे पापा की तबीयत बहुत ही खराब है, उनकी इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, और कुछ नहीं। ठीक है बन्नो, ये लो, और अपने पापा का ख्याल रखना। ठीक है दीदी, धन्यवाद। बन्नो पैसे लेकर चली जाती है, लेकिन वो अगले दिन से काम पर आना ही बंद कर देती है और फोन पर मैसेज करती है कि वो अब कुछ दिनों के लिए नहीं आएगी। हे भगवान, अब मैं बन्नो के बगैर क्या करूंगी? सारे काम कैसे करूंगी? 1 मिनट, पैसे तो गिन लो कितने बचे हैं। मुझे तो उसका अलग से टेंशन हो रहा है। सोनाली जब पैसे गिनने जाती है, तब वो देखती है कि बहुत ही कम पैसे बचे हैं। ओह गॉड, मैंने तो बन्नो को एक्स्ट्रा पैसे दे दिए और वो अब काम पर भी नहीं आ रही। वो तो सीधे 1 हफ्ते की छुट्टी पर गई है। मैंने तो सारा मैनेजमेंट ही बिगाड़ दिया। अब क्या करूंगी मैं?
अभी तो सिर्फ महीने के 13 दिन ही हुए हैं। अब बाकी के दिन कैसे निकालूंगी मैं? चिंता के मारे सोनाली के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन उसके पास बचे हुए पैसे वो अगले 2 दिन तक ही चला पाती है और 15वें दिन सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। ओ नो 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 नो, ये मैंने क्या कर दिया? सारा खर्चा उथल पुथल कर दिया और अब क्या बचा? ठेंगा, अब तो बस ये 100 रुपए की नोट बची है। क्या हुआ सोनाली बहू, शाम के खाने की तैयारी की कि नहीं? तेरे पापा जी और रूपम दफ्तर से आ भी गए। चलो चलो जल्दी हाथ चला। आज सब्जी कौन सी बनेगी? माँ जी, सब्जी तो तब बनेगी जब घर में होगी। क्या मतलब? माँ जी, सारे पैसे खत्म हो गए, केवल ये 100 रुपए ही बचे हैं मेरे पास। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? उन दोनों की बातें सुनकर ससुर और रूपम भी वहां पर आ जाते हैं और वो ये जानकर हैरान रह जाते हैं। क्या तुमने महीने भर के पैसे 15 दिन में ही खर्च कर दिए? क्यों सोनाली, तुमने तो माँ से कहा था ना कि तुम पैसों की बचत भी करोगी। तुम्हें ही चलाना था ना घर अपने हिसाब से। उस दिन तो बड़ी डिंगे हाँक रही थी तुम। देखो बहू, उस दिन तुम वो चुनाव बिना लड़े ही जीत गई थी क्योंकि तुम्हारे पापा जी ने मंजूरी दी थी। लेकिन आज क्या हुआ? आज तुम उस चुनाव को जीत कर भी अंत में हार ही गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपकी तरह घर को नहीं संभाल पाई। फिर कावेरी सोनाली की लिस्ट को चेक करती है और वो देखकर दंग रह जाती है। बहू, तुमने तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें मैंने पूरे 15,000 रुपए दिए थे, जिसमें से 3,000 रुपए की हमारी दवाई, 1,500 रुपए काम वाली बाई के, 1,000 रुपए मेंटेनेंस, 2,100 रुपए दूध वाले के, 3,000 रुपए महीना भर की सब्जियों के, 1,500 बनिए का खर्चा और बाकी के छोटे मोटे खर्चे के लिए 1,000 रुपए पकड़ लो। फिर भी 2,000 बच ही जाते हैं। हाँ सोनाली, माँ हर बार महीने में 2 से 3,000 बचाया करती थी। मैं सुबह सुबह घुटने दुखाकर मार्केट इसीलिए जाती थी क्योंकि उस समय में सब्जी सस्ती और ताजी मिलती थी। और ऑनलाइन सब्जियों में क्या रखा है? अरे वो तो मार्केट से 2 गुना ज्यादा महंगी मिलती है और कैसी उगाई होती है क्या पता। और मेडिकल में दवाइयाँ खरीदने पर हमेशा 10% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन तूने उस दुकानदार से 10% डिस्काउंट मांगा ही नहीं होगा क्योंकि तुझे तो ये बात पता ही नहीं। सॉरी माँ जी, ये बात तो मुझे आज पता चली है। दूध वाले से सुबह दूध लेने का आलस आता था, इसीलिए तुमने पैकेट के महंगे दूध लेना शुरू कर दिया जिनकी मलाई भी नहीं निकलती। और इस कारण दही, घी और मक्खन जो घर में बनना चाहिए था वो तुमने बाहर से मंगाया और फिर उनके भी खर्चे बढ़ गए। हे भगवान! अरे तूने तो बन्नों को भी एक्स्ट्रा के 1,000 रुपए दे दिए और ऊपर से छुट्टियों के पैसे भी नहीं काटे। देख बहू, ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से ही घर चलता है और ये काम एक दिन या एक हफ्ते में नहीं सीखा जाता। मैंने भी ये सारे काम अपनी सास से ही सीखे हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो एक हफ्ते में ही इस घर को अपने ताबे में करना था। माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन माँ जी, मैं आपसे सारी बातें सीखूंगी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब से कोई गलती नहीं होगी। घर वाले सभी लोग सोनाली को माफ कर देते हैं, जिसके बाद सारी जिम्मेदारियां फिर से कावेरी के हाथ में आ जाती हैं।